बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर मोहम्मद शफीक, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2। आपको याद होगा कि कल के लेक्चर्स के अंदर हमने 2 टर्म यूज़ की थी। जब हमने एक आउटलाइन बनाई थी, हालो एंजाइम जिसको हमने कंप्लीट एंजाइम कहा था, और एपो एंजाइम्स में जस्ट उसका प्रोटीनियस पार्ट होता है। वेरी फेमिलियर शॉर्ट क्वेश्चंस है, रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस है बोर्ड के एग्जाम के अंदर। आज हम इसको डिफरेंशिएट करके पढ़ते हैं कि जी इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हालो का मतलब होता है कंप्लीट, यानी एंजाइम और उसके साथ उसका कोफैक्टर। एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स है और कोफैक्टर जो है वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। अगर इसके अगेंस्ट आप देखें एपो एंजाइम, तो एपो का मतलब होता है अवे, यानी एंजाइम से कोफैक्टर जो है वो रिमूव कर दिया गया है, कोफैक्टर एब्सेंट है उसके अंदर से। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए कि एंजाइम विद इट्स प्रॉपर कोफैक्टर इज कॉल्ड हालो एंजाइम, यानी एंजाइम के साथ उसका प्रॉपर कोफैक्टर। प्रॉपर कोफैक्टर का मतलब यह है कि उसके साथ एक्टिवेटर भी हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, कोएंजाइम्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एंजाइम विदाउट इट्स प्रॉपर कोफैक्टर, इसके साथ कोफैक्टर एब्सेंट होगा। इट कैन परफॉर्म अ केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ये केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते। ये एक्टिव होते हैं, ये यूजुअली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल देखें, पेप्सिन, ट्रेप्सिन, इसकी इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन, ट्रेप्सिनोजेंस। क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं कि पोटेंशियली वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सिन को ले लें, हमारे स्टमक के अंदर ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है और 2 pH पे काम करता है। तो जब तक आइडियल कंडीशन ना हो, सबस्ट्रेट अवेलेबल ना हो, एसिडिक मीडियम ना हो, तब तक ये एक्टिव फॉर्म में नहीं आता। उस वक्त तक जैसे ये रिलीज होता है तो किसकी फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है। यहां पे थोड़ा सा लिखते हुए मिस्टेक हो गई है। आपको एरो इंडिकेट कर रहे होंगे कि इस चीज को आपने हालो एंजाइम के नीचे रीड करना है और इस चीज को आपने रीड करना है किसके नीचे, एपो एंजाइम के नीचे। आरएनए पॉलीमेरेज ये एंजाइम्स है, ये प्रोटीन है, इसमें कोफैक्टर मौजूद नहीं है, ये एपो एंजाइम्स है। अगर उसके कंट्रास्ट हम देखें तो आरएनए पॉलीमेरेज तब एक्टिव फॉर्म में आता है जब अलॉन्ग विद मल्टीपल यूनिट्स हीम ग्रुप भी मौजूद हो और उसके साथ मैग्नीशियम आयंस भी मौजूद हो, एक्टिवेटर भी मौजूद हो, मेटालिक आयन, तब वो कंप्लीट फॉर्म में आता है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ये एग्जांपल किस में आती है, ये हालो एंजाइम्स के अंदर आती है। तो ये बड़े की पॉइंट थे इसको डिफरेंशिएट करने के अंदर। अब हम देखते हैं कि एंजाइम की लोकेशन क्या होती है और एंजाइम की डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है सेल के अंदर। एंजाइम हमेशा उसी जगह पे प्रोड्यूस होते हैं जहां उनका फंक्शन होता है, जहां उन्होंने वो फंक्शन परफॉर्म करना है, या उसी सेल के अंदर या उसके नेबरिंग सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट नहीं होते और उस प्रॉपर फंक्शन वाली जगह से दूर नहीं पाए जाते। मोस्टली एंजाइम्स जो होते हैं ये डिसॉल्व होते हैं साइटोप्लाज्म्स के अंदर। सम जो होते हैं वो बॉन्ड होते हैं टाइटली टू सब सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी ऑर्गेनेलीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 3 एग्जाम्पल हमने यहां पे ली है। फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि कहां होती है, प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट में। तो फोटोसिंथेसिस को रेगुलेट करने वाले जो एंजाइम्स होंगे वो कहां पे होंगे, उस मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने वाले क्लोरोप्लास्ट में होंगे। रेस्पिरेशन की कंप्लीशन कहां पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, तो वो एंजाइम्स वहां माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे।
प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है राइबोसोम। राइबोसोम्स को आप फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन को सिंथेसिस करने वाले एंजाइम्स भी कहाँ मौजूद होंगे? राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होंगे। अब हम देखते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक, कुछ कैरेक्टर्स तो आपको शुरू में ही मैंने बता दिए थे, की पॉइंट के जी उसको हर वक्त आपके जहन में होने चाहिए। टर्शरी स्ट्रक्चर्स में ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। इनका काम है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शंस को ये इंक्रीज कर देते हैं। नो इफेक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट की नेचर को ये चेंज नहीं करते। सपोज करें कि ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट हैं। जब इस पे एंजाइम्स क्या कर रहा है, ये सबस्ट्रेट है हमारे पास, एंजाइम इस पे रिएक्ट करके इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, किसके अंदर? सी के अंदर। तो अगर ये लिक्विड नेचर्स का ही प्रोडक्ट बनना है तो ये हमेशा लिक्विड ही नेचर का प्रोडक्ट बनेगा। या इसकी प्रोडक्ट की केमिस्ट्री के अंदर या इसकी नेचर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। इस वजह से हम कहते हैं कि नो इफेक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट। यहां पे देखें हम लोग फर्दर आगे बढ़ाते हुए इन कैरेक्टर्स को, वेरी एक्टिव इन स्मॉल अमाउंट्स के अंदर, बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर भी ये बहुत एक्टिव होते हैं और अगेन एंड अगेन ये रीयूज होते रहते हैं। इनकी स्पेसिफिक नेचर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि या तो ये ओनली सिंगल सबस्ट्रेट पे काम करते हैं या ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन या एक ग्रुप ऑफ जो एक पर्टिकुलर केमिकल्स की एक क्लास होती है उसके लिए खास एंजाइम्स होते हैं। यानी या सिंगल सबस्ट्रेट या सेम ग्रुप के क्लास के जो केमिकल्स होते हैं उन पे। अब सिंगल सबस्ट्रेट के लिए सेलुलेज एंजाइम्स है जो किसको ब्रेक करता है? सेलुलोज को करता है। यहां हमने एग्जांपल एक दी है आपके सामने, हेक्सोकाइनेज। ये एंजाइम है जो ग्लूकोज को भी ब्रेक कर रहा है, जो फ्रक्टोज को भी ब्रेक कर रहा है और जो ग्लैक्टोज को कर रहा है। बेसिकली हेक्सो का मतलब होता है 6, यानी जितने भी 6 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट हैं उन तमाम के लिए क्या यूज हो रहा है? एक ही एंजाइम यूज हो रहा है यहाँ पे, हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज भी 6 कार्बन है, फ्रक्टोज भी 6 कार्बन है और ग्लैक्टोज भी 6 कार्बन है। वेरी सेंसिटिव होते हैं किसके अगेंस्ट? पीएच के अगेंस्ट। हर एंजाइम की एक मखसूस पीएच होती है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पीएच। उस पे वो एफिशिएंटली वर्क करता है। हर एंजाइम अपने एक मखसूस टेम्परेचर पे काम करता है जो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस में चेंज लाएं तो तब भी एंजाइम की एफिशिएंसी जो होती है उससे मुतासिर होती है। कोफैक्टर बहुत जरूरी है एंजाइम के प्रॉपर फंक्शन के लिए। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। वो कम से कम अमाउंट एनर्जी की जो किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए दरकार होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये देख लें आपके सामने, ये कैटलिस्ट है और यहाँ पे बेसिकली एनर्जी आना चाहिए था, एनर्जी यहाँ आएगा। तो ये रिएक्टेंट है। विदाउट एंजाइम जब इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट होते हैं तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। तो जितना ज्यादा ये टाइम लेंगे उतनी इनको एनर्जी भी ज्यादा दरकार होगी। एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर बड़ा क्विकली रिएक्शंस कंप्लीट हो जाता है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम क्या काज करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। यहाँ कैटलिस्ट और यहाँ इसके साथ क्या आना है? एनर्जी आना है। तो एंजाइम की मौजूदगी के अंदर रिएक्शन जो है वो बड़ी तेजी के साथ स्टार्ट होता है और जल्द वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एंजाइम्स जो है वो लोअर कर देता है किस चीज को? एक्टिवेशन एनर्जी को। अब हम आते हैं कि एंजाइम्स जो है बेसिकली वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है।
आपको पता है कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है एंजाइम तो 3 डायमेंशनल होगा और एक स्पेसिफिक वो सबस्ट्रेट पे रिएक्ट करके एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाता है। तो एंजाइम जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो अनचेंज रिलीज हो जाता है। यहां पे देखें एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलेंगे तो क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम्स क्या होगा, अलग हो जाएगा और सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर हो जाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जिस जगह रिएक्ट करता है वो स्ट्रक्चर भी क्या होती है, 3 डायमेंशनल होती है और वो पर्टिकुलर चार्ज बियरिंग स्ट्रक्चर्स है। वहां पर जो अमाइनो एसिड्स हैं उन्होंने पॉलीपेप्टाइड चेन को फोल्डिंग और क्वाइलिंग के साथ जो है वो 3 डायमेंशनल फॉर्म के अंदर अरेंज किया गया है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट्स कहते हैं। अब एक्टिव साइट जो बेसिकली है उसकी 2 रीजन्स होती हैं, एक है बाइंडिंग साइट और एक है कैटालिटिक साइट्स। बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम जो होती है ये पहचानने में recognitions and binding of specific substrate to product enzyme substrate complex बनाने के अंदर, यानी वो पर्टिकुलर क्या करेगी, सबस्ट्रेट को पहचानेगी जो उसका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा और एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होके क्या कर देगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा। इसका काम है कि ये कैटालाइज, इसने ब्रेक करना है, ट्रांसफर करना है किस चीज को, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर से। बाइंडिंग साइट जो है, दिस रिएक्शन जो है एक्टिवेट होता है थ्रू एक्टिवेट द कैटालिटिक साइट्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बन जाएगा तो ये कैटालिटिक साइट्स को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा कि कैटालिटिक साइट जो है वो इस रिएक्शन को परफॉर्म करें। एट द एंड ऑफ रिएक्शन एंजाइम डीअटैच हो जाता है इटसेल्फ और प्रोडक्ट जो होता है वो बन जाता है। क्योंकि हमने शुरू में से ही ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम का काम सिर्फ इतना है कि वो रिएक्शन की स्पीड्स को क्या कर देता है, बढ़ा देता है और उसका काम इसके बाद खत्म हो जाता है और वहां से वो क्या हो जाता है, डीअटैच हो जाता है या डिसएंगेज हो जाता है। आज तक जितने भी हमने चीजें डिस्कस की हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं आप नोट कर लें। इसमें डिफरेंस आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कोएंजाइम्स। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स का। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर कोफैक्टर, राइट देयर प्रॉपर्टीज। व्हाट इज एक्टिवेटर आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन एपो एंजाइम एंड हालो एंजाइम आ सकता है। वेयर एंजाइम आर प्रेजेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। राइट द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ या 4 कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज सबस्ट्रेट, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज एक्टिव साइट्स, राइट देयर रीजन्स, राइट द नेम ऑफ देयर रीजन्स। या डिफरेंस आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट्स। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो अभी तक 2 लेक्चर्स हुए हैं जो अक्सर पेपर्स में आप लोगों से पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह 3rd लेक्चर के साथ कल फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दें, खुदा हाफिज़।